स्वागत है आज के इस विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रुपये के उस सफर की जिसने हम सबको कभी ना कभी सोचने पर मजबूर जरूर किया है। एक वक्त था जब $1 45 रुपए का मिलता था और आज ये 83-84 के आसपास पहुंच चुका है। तो आखिर इसके पीछे क्या खेल है, चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। अब देखिए, एक सवाल हमेशा उठता है और इस पर लगातार राजनीतिक बहस होती रहती है कि कांग्रेस या बीजेपी रुपए की इस हालत के लिए असल में कौन जिम्मेदार है। राजनीति और आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन आज हम शुद्ध डेटा और फैक्ट्स के आधार पर सच्चाई जानेंगे। कोई तरफदारी नहीं, सिर्फ आंकड़े बोलेंगे। इस विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल साफ है। पहला, दोनों एराज में गिरावट की टाइमलाइन। दूसरा, ग्लोबल आर्थिक कारण। तीसरा, आम जिंदगी पर इसका असर। और चौथा, सरकारी कदम। आइए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, टाइमलाइन ऑफ डिवैल्यूएशन। देखते हैं कि दोनों राजनीतिक दौर के रॉ नंबर्स क्या कहानी बयां करते हैं। अगर हम इन नंबर्स को आमने सामने रखें तो पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। कांग्रेस के दौर में 2004 से 2014 तक रुपया 45 से गिरकर 68 तक पहुंचा, यानी लगभग 51% की भारी गिरावट। वहीं बीजेपी के दौर की बात करें तो 2014 से 2024 के बीच ये 60 से शुरू होकर 83-84 के बीच आ गया, मतलब यहाँ भी लगभग 38% का ड्रॉप हुआ है। इसे थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। कांग्रेस के सालों को क्रोनोलॉजिकली देखें तो 2004 में शुरुआत 45 से हुई थी, फिर आया 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। उसने करेंसी को जबरदस्त झटका दिया और यह लुढ़क कर 50 पर आ गया। और फिर मनमोहन सिंह जी के आखिरी साल यानी 2013 आते आते ये 68 के आंकड़े तक जा पहुंचा। अब बीजेपी के दौर पर आते हैं। यहाँ शुरुआत हुई 60 रुपये से। 2016 में डीमोनेटाइजेशन के ठीक बाद ये 68 तक गया। फिर 2022 में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया भर में हलचल मचा दी और रुपये ने 80 का आंकड़ा पार कर लिया। और आज ये 83-84 के आसपास थोड़ा स्थिर लग रहा है। तो इस सब का सबसे क्रूशियल टेकअवे क्या है? यही कि मैसिव डिवैल्यूएशन दोनों ही रिजीम्स के दौरान हुआ है। परसेंटेज के हिसाब से भले ही कांग्रेस के समय गिरावट थोड़ी ज्यादा दिखती हो, लेकिन दोनों ही दौर में रुपया ने अपनी वैल्यू खोई है। इसलिए इसे स्ट्रिक्टली किसी एक पॉलिटिकल चश्मे से देखना बिल्कुल सही नहीं होगा। दूसरा हिस्सा, ग्लोबल इकोनॉमिक ड्राइवर्स। अगर सिर्फ नेता और सरकारें अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, तो आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो रुपए को लगातार नीचे खींचती हैं? ऐसे 4 मुख्य ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो किसी इनविजिबल हैंड की तरह काम करते हैं। पहला, जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो यूएस डॉलर मजबूत हो जाता है। दूसरा है ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा। तीसरा, दुनिया भर में तेल की बढ़ती कीमतें। और चौथा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बाहर निकलना। सच तो यह है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, ये ग्लोबल फैक्टर्स ही रुपए की असली दिशा तय करते हैं। अब ये ट्रेड डेफिसिट आखिर क्या भला है? बहुत सिंपल भाषा में कहें तो जब भारत दुनिया से बेचने के मुकाबले खरीदता ज्यादा है तो हमें बाहर ज्यादा डॉलर्स चुकाने पड़ते हैं, और इसी लगातार डिमांड की वजह से हमारी अपनी करेंसी ऑटोमैटिकली कमजोर होती चली जाती है। इस कमजोरी को समझने के लिए बस इस एक मैसिव नंबर पे ध्यान दीजिए, 85%। भारत अपने ज़रूरत का 85% तेल बाहर से इंपोर्ट करता है। मतलब समझ रहे हैं आप, दुनिया में तेल की कीमत अगर थोड़ी सी भी बढ़ती है तो उसका सीधा और पूरा बोझ तुरंत हमारे रुपए पर पड़ता है। तीसरा हिस्सा, द ग्राउंड रियलिटी। अब तक तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की बातें की, पर इन ग्लोबल बदलावों का एक आम इंसान की थाली और जेब पर क्या असर पड़ता है, चलिए देखते हैं। जमीनी सच्चाई बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है जब हम पेट्रोल की कीमतों को देखते हैं। 2004 में पेट्रोल लगभग 33 रुपए प्रति लीटर था। 2014 आते आते ये बढ़कर 71 रुपए हो गया, और पिछले 2 दशकों की इस आर्थिक उथल-पुथल के बाद आज ये 94 से 100 रुपए के बीच झूल रहा है। और ध्यान रहे, बात सिर्फ फ्यूल तक सीमित नहीं है। अपना रोजमर्रा का ग्रोसरी बिल ही देख लीजिए। दाल और आटा जैसी बेसिक चीजें पिछले 1 दशक में 2 गुनी से भी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। टमाटर तो याद ही होगा, 2023 में 200 रुपए किलो तक पहुंच गए थे। ये सब उन्हीं आर्थिक दबावों का सीधा जमीनी परिणाम है। चौथा और आखिरी हिस्सा, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। इन रोजाना की सीधी मुसीबतों को जानते हुए आखिर दोनों सरकारों ने इस करेंसी को बचाने के लिए टेक्निकली क्या कदम उठाए? दोनों सरकारों के एक्शंस को डीपली कंपेयर करें तो कांग्रेस ने मुख्य रूप से रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की इंटरवेंशंस पर भरोसा किया और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई।
वहीं बीजेपी ने शुरुआत में रुपए को स्टेबलाइज करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने भी मार्केट में डॉलर बेचने के लिए आखिरकार आरबीआई पर ही अपना भरोसा जताया। दोनों में से किसी ने भी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए वो डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं किए जिसकी असल में सबसे ज्यादा जरूरत थी। और एग्जैक्टली यही वजह है कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं। उनका मानना है कि जब तक भारत का ट्रेड डेफिसिट हाई रहेगा, रुपया कमजोर ही रहेगा। सच तो ये है कि किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट हल नहीं निकाला है। तो इस पूरे विश्लेषण से ये एकदम क्लियर हो जाता है कि करेंसी का गिरना किसी एक पार्टी की हार या जीत का मुद्दा नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्लोबल पजल है। सिर्फ एक दूसरे पर पॉलिटिकल उंगली उठाने के बजाय हमें असल में सच्चे आर्थिक बदलावों और ग्राउंड लेवल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ताकि आने वाले वक्त में हमारा रुपया और मजबूती से खड़ा रह सके। आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी पीछे छूट रहा है, जिसे डेटा की रोशनी में देखना बहुत ज़रूरी है। क्या आज बेरोजगारी की स्थिति पहले से बेहतर है या और भी खराब? कांग्रेस या बीजेपी, आखिर किसके दौर में रोजगार के आंकड़े बेहतर थे? अगले विश्लेषण में हम इसका जवाब भी प्योरली डेटा के थ्रू ढूंढेंगे। जरूर जुड़िएगा।